इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और यह है वीडियो नंबर सेकंड और इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। देखिए यह है वीडियो नंबर सेकंड। इसके पहले एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर मैंने, जिसमें हमने बात की थी कि लोगों का क्या एक तरीके से लाइफ में गोल होता है, लोगों का कंट्री के डेवलपमेंट के प्रति क्या नज़रिया होता है और सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार होते हैं डेवलपमेंट के प्रति या फिर उनके लाइफ के प्रति। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए हमने जैसा कि ऊपर देखा था, यानी इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में, कि जो हर एक आदमी होता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या फिर कोई और हो, उसका नेशनल डेवलपमेंट के प्रति जो नज़रिया है वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। और आप अगर डिस्कस करें अपने दोस्तों के बीच कि आखिर इंडिया को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए और इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर आप ये पाएंगे कि जो अलग अलग स्टूडेंट हैं उनके मन में अलग अलग विचार हैं डेवलपमेंट के प्रति या फिर देश को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इस चीज़ का आंसर के रूप में। और यहाँ तक कि ये पाएंगे कि आप अपने मन में, ऐसा नहीं है कि आपके मन में भी सिर्फ एक विचार है कि इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए, बल्कि आपके मन में एक से कई ज़्यादा 2 4 10 इस तरीके के विचार हो सकते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलप होने के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि जो अलग अलग लोग हैं उनके मन में अलग अलग विचार होते हैं और उनका जो एक तरीके से थिंकिंग होता है वो एक दूसरे के से काफ़ी डिफरेंट होता है और एक तरीके से कन्फ्लिक्टिंग होता है। तो हम ये इस चीज़ को कैसे सोच सकते हैं कि अलग अलग आइडियाज़ को हम किस तरीके से ट्रीट करें। क्या हम सभी आइडियाज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जितने भी आइडियाज़ आपके मन में हैं या फिर आपके दोस्तों के मन में हैं सभी बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक तरीके से कोई भी व्यक्ति डिसाइड कैसे करे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 10 आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के लिए कि ये करना चाहिए, 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 तो इस तरीके के कन्फ्लिक्ट में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सरकार, कोई भी संस्था ये डिसाइड करेगी कि आखिर करना क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए और इन सभी रास्तों में से कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जो कि एक बिल्कुल सही हो और बिल्कुल अच्छा रास्ता हो डेवलपमेंट के लिए, जो कि सभी लोगों को फ़ायदा करे। और यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे जो आइडिया हैं उस आइडिया से भी अगर कोई बेहतर आइडिया मौजूद है या नहीं, और हम जो रास्ता अपना रहे हैं किसी काम को करने के लिए उससे अच्छा कोई रास्ता हमारे पास है या नहीं उस काम को करने के लिए। और इसके साथ ही एक और चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आइडिया हैं वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, 2 4 10 लोगों को, और इस आइडिया, हमारे आइडिया से लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें कुछ सोचना चाहिए डेवलपमेंट के प्रति। जो आइडिया है उसको लाना चाहिए। तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए और इन क्वेश्चंस में हमें एक तरीके से सही आंसर मिले, इस चीज़ के प्रति भी सोचना नेशनल डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की या फिर लोगों की, वो ये है कि गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। तो वो वैसा कैसे हो सकता है, गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, ये सभी चीज़ें कैसे हो सकती है। तो ये सभी चीज़ों क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चंस को अगर सही से हम आंसर कर पा रहे हैं तभी वो जो आइडिया है वो डेवलपमेंट के नाम पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट एक टैब है हमारे पास, लेट्स वर्क दिस आउट, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिक्चर को देखिए और पिक्चर को देखने के बाद इस इलाके में क्या डेवलपमेंट के गोल होने चाहिए इसको आप बताइए। तो यहाँ पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, और इसके साथ ही नीचे कुछ छोटे छोटे झोपड़पट्टी हैं, कुछ झोपड़े में लोग रह रहे हैं। तो आखिर ऐसे इलाके में डेवलपमेंट की क्या थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात इस इमेज को देखने पर आती है ध्यान में, वो ये है कि यहाँ पर अमीर लोग तो हैं लेकिन इसके साथ ही इस इलाके में गरीब लोग भी रह रहे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अपार्टमेंट जैसा या फिर बंगलो इस तरीके का मकान नहीं है। तो यहाँ के लिए डेवलपमेंट गोल एक ये हो सकता है कि ये जो गरीब लोग हैं इनके इनकम को बढ़ाया जाए, इनको एक तरीके से घर प्रोवाइड किया जाए, इनको जॉब प्रोवाइड किया जाए और भी चीज़ें की जाए इन लोगों के लिए। तो ये एक उनके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है।
इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर दिया गया है जिसको पढ़कर इसके साथ ही आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं, उनको आपको आंसर करना है। तो एक जहाज जिसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को डंप कर दिया एक शहर में और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में। तो ऐसा हुआ था कहाँ पे? ऐसा हुआ था अबिजान शहर में, जो कि आइवरी कोस्ट में। आइवरी कोस्ट एक देश है अफ्रीका का। और इस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से जो फ्यूम्स निकल रहे थे या फिर धुआं निकल रहा था इस टॉक्सिक वेस्ट से, उस वजह से जो लोग थे उनको काफ़ी नौशिया हो गया, स्किन रैसेस हो गए, फेंटिंग होने लगा, डायरिया हो गया और इस तरह की बहुत सारी परेशानी हो गई। और 1 महीने के बाद करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी थी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से। 20 लोग हॉस्पिटल में थे और करीब 26,000 लोगों का इलाज चल रहा था पॉइजनिंग के सिम्टम की वजह से। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करती है, काम करती है पेट्रोलियम और मेटल्स का, उसने लोकल कंपनी के साथ ये डील किया था कि जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको वहाँ पर डंप किया जाए, ठिकाने लगाया जाए या फिर फेंक दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ सवाल लिखे गए हैं, इन सवालों के आंसर हमें करने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। तो इस पूरे प्रोसेस में आप तो सिंपली समझ गए होंगे कि इस पूरे प्रोसेस से किन लोगों को फ़ायदा हुआ और किसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए वो लोग जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे या फिर जो लोकल कंपनी थी जिसने इस वेस्ट को डंप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन लोगों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन वहाँ पर जो कॉमन पीपल रहने वाले लोग थे उस शहर में, उनको फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको हेल्थ से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हुए। और यहाँ पर दूसरा सवाल है कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो देखिए डेवलपमेंट गोल्स के लिए काफ़ी सारे विचार आ सकते हैं आपके मन में भी और मेरे मन में भी। तो इसको आप अपने विचार के हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। यानी आपके घर, आपके गांव या फिर आपके लोकेलिटी के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो यहाँ पर हमने देखा ऊपर एक चीज़ कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग डेवलपमेंट के ख्याल हो सकते हैं या फिर अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग हो सकता है। कोई चाहता है कि हमारा गांव जो है वो सुंदर हो जाए, कोई चाहता है कि हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हमको इनकम बढ़ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँ। इस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आता है, आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि अगर डेवलपमेंट जो है उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं या फिर अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है और कुछ कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलपिंग स्टेज में है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं या फिर एक दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, तब इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से आंसर करने पाएंगे। तो देखिए जब भी हम कंपेयर करते हैं अलग चीज़ों को तो उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं और कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें होंगे जिनको लेकर हम एक तरीके से उन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि आप अपने क्लास में जाएं, क्लास में आप स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और हम किस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तब हम समझने पाएंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ को या फिर अलग अलग स्टेट्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें अपने क्लास में तो उनके बीच में बहुत तरह के डिफरेंसेस भी होंगे और उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होंगी। जैसे उनके हाइट अलग होंगे, हेल्थ अलग होगा, उनका टैलेंट अलग होगा और उनका इंटरेस्ट अलग होगा। तो हो सकता है कि जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट है आपके क्लास में वो सबसे तेज़ स्टूडेंट ना हो, सबसे पढ़ने वाला स्टूडेंट ना हो, और जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हो सकता है कि सबसे फ्रेंडलीस्ट ना हो, यानी किसी से दोस्ती ना रखता हो, अच्छा उसका बिहेवियर ना हो। तो आप इस तरीके के डिफरेंसेस के बीच स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? तो देखिए जो क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए वो डिपेंड करता है कि आखिर हमें
किस काम के लिए ये कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स के लिए टीम चुन रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के लिए, तो हम उनके क्रिकेटिंग स्किल्स को देखेंगे। अगर हम डिबेट के लिए टीम चुन रहे हैं तो हम उनके डिबेटिंग स्किल्स को देखेंगे। और हम पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम चुन रहे हैं तो हम उनके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को देखेंगे। और इसके बावजूद हमें किसी कारण से अगर एक क्राइटेरिया बनाना हो जिसके आधार पर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करें, तो वो कौन सा आधार हो सकता है। तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम स्टूडेंट जो हैं उनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स को ले सकते हैं और उसके आधार पर सभी स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। और इस बात में मतभेद हो सकता है कि आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया हो जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाए। तो जैसे हो सकता है कि फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार है या नहीं, कॉर्पोरेशन का स्पिरिट है या नहीं, क्रिएटिविटी है या नहीं, या फिर एग्ज़ाम में उन्हें कितना मार्क्स आया है, इस चीज़ के आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन के लिए, स्टूडेंट्स को कंपैरिजन के लिए बहुत अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये डेवलपमेंट के ऊपर भी लागू हो सकती है। और कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आधार बनाकर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और उनको हम कंपेयर करते भी हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन तरीका है कंट्रीज़ को कंपेयर करने का और जिसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है उन कंट्रीज़ का इनकम। यानी किसी भी कंट्री को हम कंपेयर करने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका यूज़ करते हैं वो उसका इनकम होता है। तो देखिए, जो कंट्रीज़ होते हैं, हायर इनकम जिन कंट्रीज़ का होता है, उन्हें जनरली हम डेवलप्ड कहते हैं या फिर डेवलप्ड मानते हैं। और जिन कंट्रीज़ को का जो इनकम है वो कम होता है, उन्हें हम जनरली अंडर डेवलप्ड मानते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ मानते हैं। तो आखिर ऐसा हम इस इनकम को आधार क्यों बनाते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे रीजन से कंपेयर करने के कंट्रीज़ को और बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली बात एक ये है, या फिर सिंपली थिंकिंग हम इसके पीछे कह सकते हैं, ये है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग अपने ज़रूरतों की चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं, अपने शौक़ की चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं और एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। और यहाँ पर अगर इनकम को आप समझ नहीं पा रहे, तो इनकम का सिंपली यहाँ पर बात है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो जो इनकम आएगा उस इनकम की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो शायद आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने क्लियरिफाई कर दिया है। तो देखिए, इस नेशनल इनकम को आधार बनाकर कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। और आप तो ये समझ गए कि आखिर इसको आधार क्यों बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, लोग अगर किसी देश का नेशनल इनकम ज़्यादा है तो वहाँ के लोग जो हैं वो आसानी से उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं। जैसे कार कोई चाहता है तो खरीद सकता है, मोबाइल फ़ोन कोई चाहता है तो खरीद सकता है, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इस वजह से। तो इस बात से ये एक तरीके से माना जाता है कि उस देश के लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा वो हैप्पी होंगे, उनके पास अपनी ज़रूरतों की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात की जाए व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री, तो देखिए, इनकम यहीं पर समझाया गया है जो मैंने अभी बताया कि जो इनकम है कंट्री का, वो उस देश के लोगों का जितने भी लोग हैं उन सभी का जो इनकम है उसको जब जोड़ दिया जाए तो वो जो आंकड़ा निकलता है या फिर जो इनकम निकलता है उसे हम इनकम कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो पूरे कंट्री का ये टोटल इनकम हमें प्रोवाइड करा देता है, टोटल इनकम हमें मिल जाता है कि आखिर किसी देश का टोटल इनकम कितना है। तो देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दो देशों को कंपेयर करने के लिए ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सही है कि हम नेशनल इनकम के ज़रिए दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों के लाइफ के बारे में कि एक कंट्री के लोगों का लाइफ कैसा है दूसरी कंट्री के लोगों के लाइफ के मुकाबले, तब ये आंकड़ा हमें सही जानकारी नहीं देता है और ये आंकड़ा हमें एक तरीके से गलत जानकारी देता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहें कि किसी देश का 100 रुपये नेशनल इनकम है और वहाँ पर 100 लोग रहते हैं, और किसी देश का 90 रुपये नेशनल इनकम है लेकिन वहाँ पर 10 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज़ को इन दोनों आंकड़ों के बीच में इस नेशनल इनकम के आधार पर, तो ये कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा अमीर है। लेकिन जब हम लोगों के लाइफ को कंपेयर करेंगे तो इस देश में जो लोग हैं इनका लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर है और इनके पास ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए ये जो आंकड़ा है हमारा नेशनल इनकम, ये हमें लोगों के लाइफ के ऊपर सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इस चीज़ के लिए
हम एवरेज इनकम का यूज़ करते हैं, जिसे कि हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो देखिए ये पर कैपिटा इनकम क्या है, तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि टोटल जो देश की कमाई है वो हर एक आदमी के हिस्से में कितनी आती है, यानी कि एवरेज एक आदमी साल में कितने पैसे कमाता है, ये सिंपली इसका मतलब हुआ। तो इस चीज़ के आधार पर हम लोगों के लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं और उनके लाइफ के स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए 2006 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया यूज़ किया गया था देशों को क्लासिफाई करने के लिए। तो वैसे कंट्रीज जिनका 4,53,000 रुपये से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम था सालाना 2004 में, उनको रिच कंट्रीज़ कहा गया था। और जिन कंट्रीज़ का 37,000 से कम था उनको लो इनकम कंट्रीज़ कहा गया था। तो इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आता था 2004 में, अभी मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। उस समय में सिर्फ 28,000 रुपये पर एनम इंडिया के लोगों की कमाई थी। और जो रिच कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो रिच कंट्रीज़ में अगर हम मिडिल ईस्ट को हटा दें या फिर कुछ और जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको हटा दें, तो जो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही इस कैटेगरी में आते हैं और उन्हीं को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। जैसे यूरोप के कंट्रीज़ हो गए, यूएसए हो गया, या फिर कुछ और कंट्रीज़ जैसे साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं ये आते हैं इस कैटेगरी में। तो इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।